सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आप आज हमें बात करना है बायो सेवर्ट नियम के बारे में। बायो सेवर्ट नियम क्या होता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बायो सेवर्ट नियम क्या है तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो बायो सेवर्ट नियम क्या है बेटा ना, तो बायो सेवर्ट नियम जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मान लेते हैं ये आपके पास एक चालक है और इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट नियम का प्रयोग किया गया। अब देखो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम मान लेंगे कि इस चालक से r दूरी पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो सबसे पहले क्या मान लें, इस चालक की अल्पांश लंबाई मान लें और इस चालक की जो अल्पांश लंबाई है वो बेटा dl मान लें। क्या मान लें? dl। अब इस चालक की अल्पांश लंबाई dl है, इस चालक में प्रवाहित धारा I है ना, और इसकी दूरी क्या है बेटा? r है। तो बायो सेवर्ट ने बताया, प्रयोगों द्वारा उन्होंने बताया, स्पष्ट किया कि जो dB है यानी जो चुंबकीय क्षेत्र dB जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बायो सेवर्ट नियम में। उसके बाद है कि ये जो अल्पांश लंबाई dl है, dB अल्पांश लंबाई dl है ना, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण सेकंड हो गया। और dB व्युत्क्रमानुपात होता है बेटा 1/r², मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तीन इक्वेशंस हो गई, ठीक है ना। अब इनके बीच एंगल भी बनता है बेटा, यहाँ पर dl और r के बीच। तो हम कह सकते हैं dl और r के बीच जो एंगल बनता है उसे हम थीटा नाम दे सकते हैं। अब क्या है ना कि dB जो है वो अनुक्रमानुपात होता है किसके? साइन थीटा के। अब साइन थीटा कहाँ का है बेटा, ये भी याद रखना। dl और किसके बीच? r के मध्य बना कोण है, क्लियर बात है। यहां पे अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि dB अनुक्रमानुपात होता है बेटा, अनुक्रमानुपात होती है किसके? धारा की, है ना। ये प्रयोगों द्वारा उन्होंने बताया, ठीक है। dl के अनुक्रमानुपाती होता है ना, लेकिन बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बायो सेवर्ट नियम में बताया गया। अब ये इक्वेशंस हो गई चौथी, है ना। अब इन चारों इक्वेशंस को मिला लेंगे, हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड व फोर्थ से। अब जब चारों क्वेश्चंस को मिलाएंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं dB अनुक्रमानुपात, यहां पे देखेंगे I dl साइन थीटा अपान r²। क्लियर है ना बेटा। अब देखो अगर इस अनुक्रमानुपात के साइन को हटाएंगे तो dB और यहां पे आएगा क्या, बराबर लगा देंगे और यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा बेटा। कांस्टेंट होगा μ0/4π I dl साइन थीटा अपान r²। तो ये हो गया बायो सेवर्ट नियम। ये क्या है बेटा? बायो सेवर्ट नियम है, याद रहेगा, बायो सेवर्ट नियम। क्लियर बात है ना। बायो सेवर्ट नियम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? एक सेकेंड, ठीक है। बायो सेवर्ट नियम क्या है? dB बराबर μ0/4π I dl sin थीटा अपान r²। अगर आपसे कहा जाए बायो सेवर्ट नियम क्या है तो हम कहेंगे कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हमें बायो सेवर्ट नियम की आवश्यकता होती है ना। तो अगर सबसे पहली बात कहा जाए कि इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो dB जो है वो धारा के, मतलब इस चालक में जो प्रवाहित धारा है उसके अनुक्रमानुपाती, मतलब ये कि धारा का मान अगर बढ़ेगा तो dB का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद बेटा dl, मतलब इस चालक की जो अल्पांश लंबाई dl है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात हम कह सकते हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे चालक से वैसे वैसे dB आपका घटेगा और यहाँ पे जो r और dl के बीच एंगल है थीटा उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है कौन? dB। क्लियर है ना। अब समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
चारों को मिलाकर डीबी अनुक्रमानुपात आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये हो गया बायो-सेवर्ट नियम। क्लियर है। अब यहां पर क्या है ना बेटा कि देखते हैं, बायो-सेवर्ट नियम हो गया, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि बायो-सेवर्ट नियम तो, लेकिन दिशा अगर पूछ ले, मतलब डीबी की दिशा, डीबी की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करना, डीबी की अगर आपको दिशा ज्ञात करना है तो कैसे, देखो इसके कई सारे नियम है, लेकिन एक नियम आप याद रखो कि अंगूठे को धारा की दिशा में रखो, अंगूठे को धारा की दिशा में रखो और उस पॉइंट की ओर उंगलियों को तानो जिस पॉइंट पे तुमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो जैसे सपोज मान लो इसमें धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो अंगूठे को हम धारा की दिशा में रख दी, और कहां पे ज्ञात करना है बेटा, पी पर। तो पी पर हम हमारी क्या होंगी, उंगलियां पी की ओर तान दी। अब देखो जो हथेली है, ये हथेली इसके लंबवत बाहर की ओर ऐसे, तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बेटा क्रॉस वाला होगा। कैसा होगा, क्रॉस। क्यों, क्योंकि अगर कोई तीर कहीं से जा रहा हो तो अगर बैक साइड का दिखेगा तो क्रॉस ही तो दिखेगा, इसलिए क्रॉस, क्योंकि अंदर की ओर जा रहा है। अब देखो अगर हमें इस साइड में ज्ञात करना तो धारा की दिशा में उंगलियां रखेंगे, ऐसे तानेंगे तो बाहर की ओर, तो यहां पर जो मिलेगा वो डॉट मिलेगा, है ना। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, तो ऐसे ज्ञात कर सकते। जैसे मान लो एक आपके पास चालक है, नीचे की ओर धारा जा रही है, आपको यहां पर और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंगूठे को धारा की दिशा में, क्लियर है, ऐसे उंगलियां तान दी, ये आपका P है और ये आपका Q है। तो अंगूठे को क्या करें, धारा की दिशा में, उंगलियां ताने P की ओर, बाहर की ओर। तो यहां बाहर की ओर जब होगा तो डॉट वाला होगा बेटा। उसके बाद देखो यहां पे अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, तो धारा की दिशा में रखेंगे तो अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, ऐसे रख सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखो उंगलियों को तान दिया Q की ओर ऐसे, तो अंदर की ओर, तो यहां पर जो डॉट होगा, डॉट ना होकर यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर, मतलब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आएगा और यहाँ से घूम के अंदर की ओर जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। तो समझ में आ गया, ये है आपका बायो-सेवर्ट नियम। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट इसके बारे में, ठीक है ना। तो अब क्या है ना बेटा कि यहाँ पर हमको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया बेटा, ये कांस्टेंट है, नियतांक है। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है, नियतांक है, कांस्टेंट है, नियतांक। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और कितनी होती है, थोड़ा सा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या, तो चलते, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि म्यू नॉट क्या है बेटा, तो म्यू नॉट जो होता है, म्यू नॉट ये है चुंबकशीलता। क्या है बेटा, चुंबकशीलता है, ये आपकी चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता है। तो इसको हम लिख सकते हैं चुंबकशीलता है। और यहां पे नॉट लगा है ना, ये नॉट, इसका मतलब ये निर्वात की चुंबकशीलता है बेटा। किसकी है, निर्वात की चुंबकशीलता। तो इसको हम लिख सकते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। अब कभी कभी आपसे म्यू नॉट की वैल्यू पूछ सकता है ना, तो म्यू नॉट की वैल्यू पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बायो-सेवर्ट लॉ, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बता दी, और कांस्टेंट का मात्रक ये पूछ लेता है कि म्यू नॉट का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में देखते हैं भाई क्या। चलिए बेटा,
तो अगली जो बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत है, किसी परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए सबसे पहले एक परिमित लंबाई का धारावाही ऋजु रेखीय चालक तार ले लेंगे। हम मान लेंगे कि हमारे पास एक ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार है। क्लियर है? अब देखें, एक सेकंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या है ना बेटा कि इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा? आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र आर दूरी पर। क्लियर है ना? अब देखो, यहां से सबसे पहले यहां पर एक अल्पांश लंबाई ले लेंगे जिसे हम नाम दे देंगे ए बी, और इस अल्पांश लंबाई को हम नाम दे देंगे डी एल। क्या देंगे? डी एल। अब डी एल से इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पी को मिला दें ऐसे ऐसे। क्लियर बात है ना? ये दूरी x है बेटा, कितनी है? x। इसको ध्यान से समझिएगा, ये दूरी कितनी है? x। यहां तक कोई समस्या? चलिए अब देखो, यहां से एक लंब खींच दो। लंब अगर ये एंगल थीटा हो, क्या हो बेटा? थीटा। क्लियर बात है ना? ये इतना डायग्राम समझना है आपको। सबसे पहले एक परिमित लंबाई का चालक तार ले लेंगे, उससे r दूरी पर एक पॉइंट P ले लेंगे। इस पॉइंट P पर एक लंबाई अल्पांश इस चालक पर कहीं पर भी ले लेंगे dl, जिसे हम AB नाम दे दिए। उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है ना। अब यहाँ पे ये एंगल देखेंगे तो थीटा है। क्लियर बात है ना? अब ये थीटा अगर है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऊपर से इसको हम मिला दे P को, तो ये बेटा हो जाएगा, इसको हम मान लें फाई 2, और नीचे से इसको मिला दें, इसको नीचे से मिलाएं तो ये हो जाएगा इसको मिला देंगे फाई 1 और फाई 2। क्लियर है? अब देखो, यहां पर सबसे पहले हम बायो सेवर्ट बेटा नियम लगाएं। क्या लगाएंगे? बायो सेवर्ट नियम। बायो सेवर्ट नियम। तो बायो सेवर्ट नियम से क्या होगा? बायो सेवर्ट नियम लगाएंगे यहां पर जब, ठीक है। अब देखें, इसमें सबसे पहले बेटा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है, ये फाई 2 है, इधर फाई 1 है, ये वाला एंगल इसको हम मान लें फाई। क्या मान लें? फाई। तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच, उसको हम मान लेंगे डी फाई। क्या मान लेंगे? डी फाई, मतलब अल्पांश। डी फाई मतलब अल्पांश, छोटा सा। अब देखो, यहां पर हम सबसे पहले कुछ कर सकते हैं। देखिए, नामकरण करने, ए बी ये तो हो गया है, इसको मान लें सी, सी डी ई, है ना। तो बायो सेवर्ट नियम से जो बायो सेवर्ट नियम की बात करेंगे, तो बायो सेवर्ट नियम कहता है dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। r की जगह बेटा लिखेंगे x स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी x स्क्वायर। क्लियर है ना? अब यहां पर तुमको क्या है ना कि हमको एक त्रिभुज लेना है ए बी सी डी ई, इसको मान ले f। कौन सा त्रिभुज? कौन सा? ए बी एफ में, ए बी एफ में त्रिभुज ए बी एफ की जब बात करेंगे तो ए बी एफ में ये देखिए थीटा है, तो अगर हम बात करें थीटा के सामने भुजा लंब हो जाएगी, और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने भुजा ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में। किस में? साइन में। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब की बात करें तो लंब कितना हो जाएगा बेटा? देखो, लंब हो जाएगा ये, है ना, ए एफ, और कर्ण क्या होगा? कर्ण होगा डी एल, तो ये हो जाएगा डी एल, अर्थात हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर ए एफ अपान डी एल बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए एफ बराबर हो जाएगा डी एल साइन थीटा। क्लियर है ना?
कोई समस्या? चल अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर इतने चीजों के बारे में बात हो चुकी है, तो अब हम सेकंड त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेटा एक काम और कर सकते हैं थोड़ा सा। देखो इसको ले लो ए एफ और ये बी, मतलब इतने भाग में। तो यहाँ पर अगर इसमें बात करें तो बेटा एक छोटी सी दूरी है, तो इसको कोण मान लें, ये चाप मान लें, एफ क्या हो जाएगा? चाप। एफ को मान लें चाप, और ये हो जाएगी त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं कि कोण बराबर फार्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्लियर है ना? चाप बटे त्रिज्या। अब कोण के बारे में बात करें तो कोण यहाँ पे क्या है? डी फाई। क्या है? डी फाई। चाप की बात करें तो चाप क्या है? ए एफ, और बटे त्रिज्या में बात करेंगे तो एक्स। क्या है बेटा? एक्स। अब बटे एक मानकर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा? ए एफ बराबर हो जाएगा एक्स डी फाइव। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और ये इक्वेशन सेकेंड। अगर बात करें तो यहां पर ए एफ दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं डी एल साइन थीटा बराबर एक्स डी फाइव। क्लियर बात है ना? क्या हो जाएगा बेटा? एक्स डी फाइव। अब देखो, अगर हम बात करें तो इसमें बायो-सेवर्ट नियम में वैल्यू रख देंगे, तो हम लिख सकते हैं dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा में अपान एक्स स्क्वायर, है ना? एक्स स्क्वायर में डी एल साइन थीटा बराबर एक्स डी फाइव रखने पर। अब जब रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई। अब देखो आई तो रहेगा बेटा, और dl साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स डी फाइव अपान एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या? बचेगा dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहां पे हो जाएगा आई डी फाइव बाई एक्स। क्लियर है ना? ये बन गया। अब जब इतना सॉल्व हो गया तो अब इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो x की वैल्यू यानी ये हमको चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये r है और ये आपका कोण है, तो ये आधार होता है कोण के सामने लंब, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण। तो आपको आधार पता है और कर्ण x पता है, तो हम लगा सकते हैं इसमें cos थीटा, यानी कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ADP, त्रिभुज ADP में cos फाइव है ना बेटा, तो cos फाइव, तो यहां पे हम लगा देंगे cos फाइव। cos फाइव बराबर क्या होगा? cos फाइव बराबर होगा क्या? cos फाइव बराबर होगा म्यू नॉट, cos फाइव बराबर यहां से देखो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है? r और कर्ण क्या है? x। ठीक है ना? तो यहां पे लिख सकते हैं x बराबर r cos फाइव। क्लियर बात है ना? अब ये वैल्यू यहां पे x की जगह रख सकते हैं, तो ये वैल्यू यहां पर हम रख देंगे, है ना? तो ये फाइनली आएगा dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी फाइव अपान में r अपान cos फाइव, है ना? cos फाइव, और बटे के बटे जो लिखा होता है बेटा वो ऊपर चला जाता है, यानी अंश के साथ, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई cos फाइव डी फाइव, और अपान में लिखेंगे r। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर बात है ना? ठीक है, कोई समस्या? एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूं, फिर स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा?
इसका हम समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्योंकि हमें डी भी पता चला ना, हमें पूरा चाहिए। अल्पांश जब पता हो और हमें संपूर्ण निकालना हो तो हम समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे ना बेटा, तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ डी बी बराबर समाकलन ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस फाई अपान आर, और ये हो जाएगा डी फाई। अब कहां से कहां तक समाकलन करना है ये भी ध्यान रखना है बेटा। देखो इसके नीचे ये फाई 1 है और ये फाई 2, यानी फाई 1 से फाई 2 तक, तो यहां पे लिखेंगे फाई 1 से फाई 2 तक, लिमिट से लगा देंगे कहां से कहां तक, फाई 1 से फाई 2 तक। लेकिन थोड़ा समझना रहेगा, देखो इसके ऊपर जो दूरी है वो प्लस में, सॉरी कोण, और नीचे का एंगल माइनस में, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमको जो करना है वो माइनस फाई 1 से, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ माइनस फाई 1 से और प्लस 5 तक करना है, फाई 2 तक करना है, क्लियर बात है। चलिए तो कर देते हैं इसका, ठीक है। तो यहां पे डीबी का समाकलन बी होगा, क्या होगा बेटा, बी, और म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट रहेगा। अब समाकलन बचा क्या, कहां से कहां तक, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, और साथ में है कॉस फाई, कॉस डी फाई, क्लियर है ना। अब कॉस का जो समाकलन होता है बेटा वो साइन होता है ना, कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन होता है। ये हम लिखे दे रहे हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं ना, कहाँ लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, कॉस का जो समाकलन है वो होता है बेटा साइन फाई, क्या होता है, साइन फाई। तो इसका समाकलन करेंगे तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और समाकलन करेंगे तो हो जाएगा साइन फाई, और कहां से कहां तक, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, क्लियर बात है ना। तो बेटा क्या है ना कि पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, मतलब जो ऊपर वाली लिमिट है, तो b बराबर फाइनली हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और यहां पे हो जाएगा साइन फाई 2 माइनस साइन, माइनस बीच में लगाएंगे, माइनस ये वाली लिमिट, तो माइनस फाई 1, क्लियर बात है। माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और यहां फाइनली जो बनेगा साइन फाई 2 प्लस साइन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाई 1। तो यहां तक आपका फाइनली जो आंसर आया है वो आया है बी, ये क्लियर बात है ना, कोई समस्या। तो ये आपका फाइनली हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो b बराबर हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, तो ये फार्मूला हो गया। अब क्या है ना कि अगर मान लो आपसे पूछ ले कि ये चालक अनंत लंबाई का, परिमित लंबाई की जगह अनंत लंबाई कह दे, अनंत लंबाई मतलब, तो अगर अनंत लंबाई की बात करेगा तो फाई 1 बराबर भी कितना हो जाएगा 90, और फाई 2 बराबर भी हो जाएगा 90। ये कब बेटा, जब अनंत लंबाई का हो, कितनी लंबाई का, अनंत लंबाई। तो अब देखो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये अनंत लंबाई के केस में होगा i अपान r, और यहां पे भी रखेंगे साइन 90 प्लस साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू जो है कितनी होती है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान आर, क्लियर बात है ना, 2 से काट कर भी लिख सकते हैं। तो अनंत लंबाई के लिए ये फार्मूला है,
और अगर परिमित लंबाई है तो ये फार्मूला। क्लियर है ना? तो चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई समस्या? चलिए, तो बस आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करो। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।